हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर अगतंत्र के बारे में। और अगतंत्र में हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विष या पॉइजन। इससे पहले हमने अगतंत्र के अंदर 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक है, और इसको मिला के ये 7, तो टोटल 10 चैप्टर हो जाएंगे आज, जो हम कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको बीएमएस सेकंड प्रॉफ की जितनी भी वीडियो की सभी की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। देखो, अभी हमने अगतंत्र काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट किया है। इससे पहले हम रोगनिदान स्टार्ट कर रहे थे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगतंत्र का जो पूरा नाम होता है वो अगतंत्र एवं विधि वेदक होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डर्मेटोलॉजिकल। अब जैसे इसके नाम से समझो, पहले जो भी चैप्टर होता है उसका मतलब समझते हैं। डर्मेटोलॉजिकल यानी जो डर्मा वर्ड होता है वो आपकी स्किन से रिलेटेड होता है। तो आपने देखा होगा ना, डर्मेटोलॉजिस्ट है ये। ठीक है, या फिर स्किन के अंदर जो डर्मल लेयर होती है, ठीक, जैसे दो लेयर, इपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो इसी तरह से आपको समझना, जो डर्म जो वर्ड आया है वो स्किन के लिए आया है। तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विज, मतलब विष या पॉइजन से जो भी आपकी स्किन में जो जो चेंजेस आते हैं, मैनिफेस्टेशन आता है, जो भी चेंजेस आते हैं, उनको यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टडी करना है। बेसिकली यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कि अगर आपकी स्किन में विष लग जाए या पॉइजन लग जाए, विष पॉइजन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसकी वजह से आपकी स्किन में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, यह इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पॉइजन, रूट ऑफ एक्सपोजर, कंसंट्रेशन है, इंडिविजुअल सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, मतलब आपको कितना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने वाला है स्किन का, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो किस प्रकार का पॉइजन है। ठीक है, अब बहुत अलग अलग प्रकार के पॉइजन है, जिनमें से आपको कौन सा वाला पॉइजन लगा है उस पर डिपेंड कर रहा है। रूट ऑफ एक्सपोजर क्या है, कि आप स्किन के कांटेक्ट में आए हो, या फिर जो पॉइजन है वो आपके बॉडी में एंटर कर दिया गया है, या फिर आपने ओरली वो चीज़ लिया है। ठीक है, या उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, या इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी, मतलब वो इंडिविजुअल उसके लिए कितना सस्पेक्टेबल था। ठीक है, कहते हैं ना, किसी इंडिविजुअल को भाई जैसे कोई आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी वगैरह होती है, इनको खाने से इनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या फिर कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको एक बीस, मतलब एक एक पता नहीं कौन सा एक्टर था, जिसको एक बीज ने इंसेक्ट कर लिया था, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इन सब पे भी डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल सस्पेक्टेबल कितना है, तो कितनी ज़्यादा सीवियरिटी रहने वाली है आपकी उस पॉइजन की स्किन के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका पॉइजन किस प्रकार का है, रूट कौन सा है, कंसंट्रेशन क्या है, इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी क्या है। अब कॉमन डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ये कौन कौन से स्किन इन्फेक्शन होते हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि मतलब एक एक्टर है, तो मतलब एक्टर, मतलब जो हमारी करीना, आपने सबने करिश्मा कपूर को जानते होंगे, तो करिश्मा कपूर के जो पति संजय कपूर थे, तो वो अपने ऐसे ग्राउंड वगैरह में थे, तो उनको एक बी ने काट लिया था। ठीक है, उनको मतलब अपने ग्राउंड में पोलो वगैरह खेल रहे थे और उनको बी ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। तो जो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सस्पेक्टिवली बता रहा था। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल उसके लिए कितना सस्पेक्टेबल है। जैसे आपने देखा होगा कि एनाफिलेटिक शॉक हो गया, मतलब एलर्जी से क्या होता है, एनाफिलेटिक शॉक हो जाता है, जिससे आपको सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे डिपेंड करते हैं। ठीक, देन और भी कुछ आपने केसेस सुने होंगे कि इसको सांप ने काट लिया था लेकिन वो बच गया, क्योंकि वो इंडिविजुअल ज़्यादा सस्पेक्टेबल नहीं था, और जो अक्सर को काटने में से कोई मर भी जाता है, वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल था। या एक और ऐसे भी हो सकता है कि वो पॉइजन ही, मान लो कि वो नॉन पॉइजनस हो, या फिर पॉइजनस भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे 256 करीब करीब सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से केवल 52 सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, देन इस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉमन डर्मेटोलॉजी मैनिफेस्टेशन इंक्लूड, मतलब अगर आप में कोई भी पॉइजन वगैरह लग जाता है तो उसे कौन कौन से स्किन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें पहला आता है रेसिस मिलेंगी। ठीक है, रेसिस आप सभी जानते हो। देखो, अगर जिनका भी स्किन प्रॉब्लम आपको पता ना लगे, एक बार गूगल पे आप इमेज डाल के देख लेना, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम बहुत सारी सेम सी लगती है आपको, इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको गूगल गूगल पर बार बार उनकी पिक देखनी चाहिए। रेसिस रेसिस देखनी होगी सबने, आप आपने सभी ने देखी होगी। तो रेसेस में क्या होता है, रेसेस ऑन इनकेस प्रेजेंट रेडनेस, इन्फ्लामेटरी इरिटेशन।
मतलब कि अगर आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे कोई पॉइज़न वगैरह लग जाता है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे रैशेस हो सकती है, और रैशेस के साथ-साथ रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकती है और इरिटेशन हो सकती है, इचिंग वगैरह भी उसमें हो सकती है। या फिर कभी-कभी उस चीज़ की वजह से ब्लिस्टर हो सकते हैं, फोड़े वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? वो मोस्टली कोलेजन केमिकल्स या पॉइज़न की वजह से होते हैं, या कुछ ऐसे ब्लिस्टरिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन्स पे फोड़े वगैरह होते हैं। देखो, ये जितनी भी प्रॉब्लम बताऊँगा वो आपको मैं उन केमिकल से रिलेटेड बताऊँगा, उन पॉइज़न से रिलेटेड बताऊँगा। मतलब अगर ऐसा पॉइज़न आपकी स्किन पे लग जाता है, तो रैशेस हो सकती है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, एर्थीमा हो सकता है, प्सोराइटिस हो सकता है, बर्न, हाइव, एक्जिमेटस रिएक्शन, पिगमेंटरी चेंजेस, ठीक है? तो ये सारे आपको स्किन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है? जैसे ब्लिस्टरिंग बताया, अगर कोई ऐसा केमिकल है, ऐसा पॉइज़न है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे कह रहा है कि फोड़े निकल रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लिस्टरिंग बोल देंगे। जैसे कोरेजिव केमिकल्स हो गए, जो कि पेनफुल भी हो सकते हैं, नॉन पेनफुल भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही क्या करेंगे, जब ब्लिस्टर लगेंगे तो आपकी टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ठीक है? तो आपका टिश्यू कैसा हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। फिर आता है अर्थरीमा। अर्थरीमा मतलब क्या है कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मतलब जहाँ पर भी पॉइज़न वगैरह लगता है कि एक नॉर्मल स्किन जो कलर होता है, इससे चेंजेस हो जाता है। अब नॉर्मल कैसे चेंज हो सकता है? या तो डार्किश हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है, या फिर ब्राउनिश हो सकता है, या फिर रेडिश हो सकता है। मोस्टली रेडिश देखा जाता है, या फिर ब्लैकिश देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये लोकलाइज़ भी हो सकता है, स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है? भाई स्किन का कलर ऐसा है ना कि या तो अब पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, या फिर एक जगह ही वो रह सकता है। वो डिपेंड करता है पॉइज़न, अगर पॉइज़न बहुत ज़्यादा है, या पॉइज़न को जो इंजेक्ट किया गया है वो आपके वेन के अंदर कर दिया गया है, बॉडी के अंदर कर दिया गया है, तो पूरी बॉडी में भी देखने को मिल सकते हैं। यदि वो पॉइज़न केवल आपकी स्किन पे लगा है, ठीक है? तो वो एक लोकलाइज़ देखने को मिल सकता है। कभी-कभी स्किन से भी पूरी बॉडी में भी स्प्रेडेबल हो सकता है। तो ये जो मैंने शुरुआत में बताई ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? फिर आता है प्रोराइटिस। प्रोराइटिस मतलब इचिंग, मतलब कह रहा है कभी-कभी पॉइज़न से इचिंग देखने को मिलती है। भई आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनको हर टच करने से आपको एलर्जी हो गई है, ठीक है? तो जिनसे भी आपको एलर्जी हो रही है, जिनसे भी आपको स्किन में दिक्कत हो रही है, स्किन में इरिटेशन हो रही है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो सभी आपके लिए पॉइज़न की तरह काम करते हैं। फिर आता है बर्न। बर्न जैसे कोरोसिव सब्सटेंस कॉज़ केमिकल बर्न। कुछ कोरोसिव सब्सटेंस की वजह से आपको बर्न देखने को मिल सकता है। हाइव्स हो गए, हाइव्स होता है अर्टिकेरिया, जिसको हम शीत-पीत बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब दाफड़-दाफड़ ऐसे स्किन में दाफड़-दाफड़ से ऐसे पड़ जाते हैं, ठीक है? इसको हम हाइव्स बोलते हैं। जैसे आपने मधुमक्खियों के छत्ते को भी तो हम हाइव्स बोलते हैं ना, तो उसी तरह से दाफड़-दाफड़ से ऐसे पड़ जाते देखने को मिलते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कुछ है नहीं वैसे। आपको एक चुटकी, मतलब बहुत छोटी-सी अमाउंट में आपको हल्दी लेनी है, और गुनगुने पानी में आपको उसको डाल लेना है, मतलब ल्यूकवार्म वाटर में नॉर्मल में डाल के पी लेना है, ठीक है? 1 दिन 2-3 दिन पियो तो इस शीत-पित्त का अच्छा ट्रीटमेंट होता है। फिर आता है एक्ज़ाइमेटस रिएक्शन। तो एक्ज़ाइमेटस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर स्किन ड्राई हो जाती है, स्कैली हो जाती है, और इन्फ्लेमेटेड पैचेस आ सकती है, पैच की फॉर्म में ऐसे ऐसे जो पैच की फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है पिगमेंटरी चेंज। कुछ पिगमेंटरी चेंज हो सकते हैं, मतलब इस पिगमेंटरी चेंज मतलब क्या होता है, जो आपकी स्किन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के स्किन पे कुछ 2 कलर की स्किन होती है, कि एक जगह कम पैचेस होते हैं, मतलब एक जगह डार्क कलर है, एक जगह लाइट कलर है। तो ऐसे अलग-अलग कलर, यानी पिगमेंट में कलर आपको देखने को भी मिल जाएँगे। देखो, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ। अभी हमने बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर अगतंत्र एवं विधिवेदक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विज़ और या पॉइज़न, ठीक है? मतलब पॉइज़न की वजह से जो भी आपकी स्किन में मैनिफेस्टेशन होता है, जो भी चेंजेस होता है। अब वो कितना चेंजेस होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो पॉइज़न किस प्रकार का था, कौन-सी रूट से दिया जा रहा है, कंसंट्रेशन क्या है, कि और वो जिस इंडिविजुअल के हो रहा है उसकी सस्पेक्टिवली क्या है उस पॉइज़न के लिए, ठीक है? कुछ पॉइज़न के लिए सस्पेक्टिवली ज़्यादा होती है, कुछ के लिए कम होती है, ठीक है? अब क्या-क्या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे पॉइज़न से? रैशेस मिल सकता है, ब्लिस्टरिंग मिल सकता है, एस्थमाइटिस मिल सकता है, प्सोराइटिस मिल सकता है, बर्न मिल सकता है, हाइव्स मिल सकता है, एक्जिमेटस रिएक्शन देखने को मिल सकता है, पिगमेंटरी चेंजेस देखने को मिल सकती है, ठीक है? देन इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है कि देखो, डर्मा डर्मा जो वर्ड हो गया वही स्किन से रिलेटेड, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, वो सब चीज़ें। और कॉन्टैक्ट मतलब जब भी आप किसी कॉन्टैक्ट में आते हो, जो किसी पॉइजन के कॉन्टैक्ट में आते हो, किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आते हो, किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आते हो, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? एक ऐसी स्किन की कंडीशन है जिसकी वजह से डेट डेवलप ए रिएक्शन ऑफ ए केमिकल या अदर सब्सटेंस, मतलब किसी भी केमिकल या किसी एक ऐसे सब्सटेंस की वजह से जो भी आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलती है स्किन में, वही क्या होती है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नाम से भी क्लियर है कि कोई भी ऐसे केमिकल्स, कोई भी ऐसा अदर सब्सटेंस जो कि आपकी स्किन में कॉन्टैक्ट आने की वजह से कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाता है,
ठीक है? उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अब इसके टाइप की बात करते हैं, वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एलर्जी कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट। मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर जिनके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो हमको एलर्जी देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे होते हैं अगर उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम वो इरिटेंट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहला आता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इसके अंदर क्या है कि इट इज़ डेवलप व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू एन एलर्जन या फॉरेन सब्सटेंस व्हिच कॉज एलर्जिक रिएक्शन सच एज रेडनेस, इचिंग, ड्राइनेस ड्यू टू द रिलीज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि देखो, जैसे कि नॉर्मल स्किन है, तो ये नॉर्मल स्किन है, इस नॉर्मल स्किन पे है तो कोई भी एलर्जन ना जाए। अब कोई भी एलर्जन कोई भी हो सकता है, किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो सकता है, किसी एनिमल का डेंडर हो सकता है, जो आपने पहले कभी पढ़े होंगे, या फिर कोई ऐसा केमिकल्स हो सकता है जिसको आपको प्रॉब्लम है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर वो आपकी स्किन पे रिएक्ट करते हैं, मतलब स्किन पे आके टचिंग कर जाते हैं, कॉन्टैक्ट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन में अ, मतलब जैसे मान लो ये कोई एलर्जेंस यहाँ पर आ गया है, तो ये जो एलर्जेंस यहाँ पे स्किन पे हमारी में आ गया, तो वो क्या करेगा, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एलर्जेंस आया, इसने कुछ केमिकल रिलीज कर दिए, तो ये केमिकल रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि इचिंग प्रोड्यूस करवाएंगे, रेडनेस प्रोड्यूस करवाएंगे, या ड्राइनेस प्रोवाइड करवाएंगे। समझ रहे बात को? तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, इसमें जो एलर्जेंट होता है पहले हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, स्किन में कांटेक्ट में आने के बाद कुछ अपने केमिकल रिलीज करता है, उन केमिकल की वजह से हमारी स्किन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, एलर्जी देखने को मिलती है, और रेडनेस देखने को मिलती है, इचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, देखो, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कॉज पहला होता है ज्वेलरी मेड ऑफ निकिल एंड गोल्ड। मतलब किसी किसी व्यक्ति को आपको देखना देखना कि इनको जो एलर्जी होती है वो मेटल से होती है, जैसे कि निकल हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनसे भी एलर्जी हो सकती है। या लेटेक्स हो गया, परफ्यूम हो गया, कहते हैं ना परफ्यूम मतलब मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, मुझे उस फूल से एलर्जी है, ठीक है, मुझे उस खाने से एलर्जी है। तो बहुत अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। कुछ केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स में हो गए, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गए, तो इनसे भी एलर्जी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक्चुअली में इनमें होता क्या है कि देखो, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एलर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, जिसके बाद रेडनेस, इचिंग, ड्राई स्नीजिंग ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। फिर आता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइजन होता है, ये जो पॉइजन है केमिकल जो भी हमारी स्किन टच करता है, तो जनरली इरिटेंट होता है, जैसे मोस्ट कॉमन है, अगर रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सब्सटेंस दैट इज डायरेक्टली टॉक्सिक टू योर स्किन। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है वो कैसा होता है, टॉक्सिक होता है आपकी स्किन के लिए। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर आगे वो आपकी स्किन पे, आपकी इम्यूनाइजेशन पे, इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो कितनी ज़्यादा उसके लिए सेंसिटाइज नहीं है, सेंसिटाइज है तो उस पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर वो आपकी स्किन के लिए डायरेक्टली टॉक्सिक की तरह काम करता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री क्लीनिजिंग प्रोडक्ट। मतलब जो भी ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, और उन इंडस्ट्रीज के लिए क्लीनिंग के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जो हम डिसइंफेक्टेंट में बात करेंगे स्वच्छ भारत के अंदर। तो इनमें भी क्या होता है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि मतलब जैसे कि मैं आप बता रहा था कि स्वच्छ भारत में हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट के बारे में, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स है या फिर बड़ी कोई कंपनी है, उनको साफ करने के लिए कुछ क्लीनिंग एजेंट यूज़ करे जाते हैं, तो उनसे भी किसी ना किसी को एलर्जी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है सॉल्वेंट एंड डिटर्जेंट। कुछ सॉल्वेंट और डिटर्जेंट से भी यहाँ पर एलर्जी हो सकती है। देखो, यहाँ पर थोड़ा आपको कैमरे में ऐसे शैडो वगैरह देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो भाग चुकी है, और मेरे फ़ोन का जो कैमरा की जो फ्लैश लाइट है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो वो भी अपने आप बंद हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। मतलब इसमें क्लिनिकल क्या देखने को मिलेगा, देखो ये आप जानते हो ना क्लिनिकल क्या होता है, सब क्लिनिकल क्या होता है। वैसे तो ये रोग निदान के पार्ट होते हैं, फिर भी और कहीं आ रहे हैं तो आपको दिमाग में ये आने चाहिए कि होते क्या है। एक बार बता देता हूँ, देखो, क्लिनिकल मतलब क्या है कि जिनको आप साइन एंड सिम्टम से पता लगा पाते हो, कि आपने देखा अगर अच्छा अच्छा इसकी स्किन में इस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, पैचेस बन रही है, स्वेलिंग हो रही है, ये स्प्रेडेबल है, नॉन स्प्रेडेबल, अगर आपसे उनसे पता लग पा रहा है कि वो किस प्रकार के यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, किस प्रकार के केमिकल की वजह से हुआ है, तो वो इन साइन सिम्टम्स को देख के बता पा रहे हो, तो वो होता है क्लिनिकल। ठीक है, सब क्लिनिकल क्या होता है सर, देखो सब क्लिनिकल मतलब जो आप यहाँ पर रिपोर्ट्स का
यूज़ करो कि आपने एक्स-रे में देखा, एमआरआई में देखा, सीटी स्कैन में देखा, अल्ट्रासाउंड में देखा, तब आपको जाके पता लगा अरे सीबीसी रिपोर्ट ये कह रही है, अच्छा एलएफटी की रिपोर्ट ये कह रही है। इनसे उन चीज़ का पता लगे, मतलब आपको नहीं, मतलब उनसे किसी डिजीज़ का पता लग पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब क्लिनिकल कहते हैं। अब यहाँ पर क्लिनिकल के 3 फेज़ होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक फेज़। अब एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक फेज़ में क्या है, देखो एक्यूट पॉइज़न मतलब ये ऐसा पॉइज़न होता है जब भी आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हो, ठीक है? आप मतलब आपकी स्किन, क्योंकि यहाँ पर स्किन की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके वेस्टिकल्स देखने को, वेसिकल्स नहीं होगा ये, वेसिकल्स होगा ये, वेस्टिकल्स नहीं होगा, वेसिकल पोस्ट्यूल, ठीक है? ये देखो इस संस्कृत के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, वेस्टिकल्स क्या होते हैं, पोप्यूल्स क्या होते हैं, ये सारे बता चुका हूँ, ठीक है? ऊजिंग एंड टेंडरनेस, तो ये सब मतलब ऊजिंग क्या होता है कि जैसे कुछ सिक्रीशन वहाँ से निकलने लग जाए, ठीक है? या फिर टेंडरनेस आ जाए। अब देखो यहाँ पर एक टेंडरनेस होता है और एक स्वेलिंग होती है, ठीक है? एडिमा हो गया, तो इनमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये मैं आपको रोग निदान पेपर 1 के अंदर अच्छे से कवर करा चुका हूँ, ठीक है? तो ये सारे सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जो भी टर्मिनोलॉजी आए आप उसको अच्छे से समझ लिया करो, और अगर आपके लिए नहीं लगे तो आप एक कॉपी बनाओ जिसमें उन टर्मिनोलॉजी को लिखो और बार-बार आप याद करो। फिर हम बात करते हैं सब एक्यूट फेज़ की, तो सब एक्यूट फेज़ में क्या होता है, स्कैल्स होता है और हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है? क्रोनिक पॉइज़न मतलब कि कह रहा है कि बहुत लंबे समय से उस पॉइज़न के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जैसे कि मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि जैसे बहुत सारे, जैसे मान लो क्लीनर ही था, हो गया, वो क्लीनर बार-बार उस केमिकल के कॉन्टैक्ट में आ रहा था, या फिर आपका कोई ऐसा ऐसा वर्क हो गया जिसकी वज़ह से वहाँ पर आपको रोज़ जाना पड़ रहा है, और वहाँ के एनवायरनमेंट से आपको कहीं न कहीं एलर्जी है, आपको उसके एनवायरनमेंट से, पोलन ग्रेन से, या फिर डेस्क से, धूल से, किसी न किसी, आप रास्ते में जाते हो, आपको धूल से एलर्जी है, लेकिन जाना रोज़ पड़ रहा है, बहुत लंबे समय से है, तो वहाँ पर आपको लिग्निफिकेशन देखने को मिल सकता है। लिग्निफिकेशन मतलब आपकी जो स्किन है ना, वो कैसे समझाऊँ? लिग्निफिकेशन मतलब आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है? या आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? देन इसके बाद हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है कि अवॉइडेंस ऑफ नोन एलर्जेंस, मतलब अगर आपको पता है कि इस एलर्जेन की वजह से मुझे कुछ स्किन में दिक्कत हो सकती है, तो उससे आपको दूर रहना है। जैसे कि आपको पता है अगर ऐसे दोस्त बनाऊँगा जो मेरे लिए सही नहीं है, तो उनसे आप दूर रहिए। तो उसी तरह से, ठीक है, जिन एलर्जेंस को आप जानते हो उनसे आप दूर रहने, क्योंकि मोस्टली बहुत से लोगों को पता होता है कि मुझे फूल से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, या इस फूड से एलर्जी है, या कभी-कभी तो किसी को कुछ ड्रग से भी एलर्जी होती है, ठीक है? जैसे किसी को मोनोसेप से एलर्जी होती है, तो इस तरह से। देन उसका है वॉशिंग द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द स्किन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोज़र। जैसे मान लो कि अगर जो भी आपका एरिया है, अगर वो किसी एक्सपोज़र में आ गया है, मतलब वो किसी एलर्जेंस के एक्सपोज़र में आ गया है, एलर्जेंस के या फिर कोई पॉइज़न के, तो उसको आपको बार-बार धोना है, मतलब उसको धोना है आपको। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, जब भी कोई स्नेक बाइट कर ले या फिर डॉग बाइट कर ले, तो आप इसमें क्या करते हो, रनिंग वाटर में आप इसको 10 से 15 मिनट धोते हो। तो उसी तरह से भी जब भी आपकी स्किन कॉन्टैक्ट में आती है, तो उसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है। अब इसमें मेडिसिन क्या देंगे? भई मेडिसिन क्या देंगे? अगर आपको देखो ज़्यादा इचिंग हो रही है तो एंटी इचिंग क्रीम देंगे, कुछ टॉपिकल दे सकते हैं और एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, ठीक है? अब देखो एंटी हिस्टामिन क्यों देंगे? क्योंकि जो एलर्जी होती है उनसे क्या होता है, एलर्जी होती है, आईजीई एंटीबॉडी रिलीज़ होती है, आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज़ कराती है, और ज़्यादा हिस्टामिन अगर रिलीज़ होगा तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो वही आप हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो सारी हमारे बॉडी में रेडनेस, इचिंग या फिर, ठीक है? तो अगर ये एज परसेंटेज ज़्यादा होगी तो एंटीबॉडीज़ ये रिएक्ट कर जाएँगे एंटीजन के साथ, ठीक है? तो एनाफिलिप्टिक शॉक देखने को मिल सकता है, ठीक है? या फिर कॉर्टिसोइड हार्मोन्स, मतलब ये कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे कि प्रेडनिसोन हो गया, ओरल स्टेरॉइड हो गया, ठीक है? तो बस, तो इसमें एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आपको। हाँ, डर्मेटोलॉजी के मैनिफेस्टेशन ऑफ विज़ और पॉइज़न, मतलब जो भी पॉइज़न आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जिसकी वज़ह से कुछ स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रैशेज़, ब्लिस्टरिंग, एर्थ्रिमा, प्सोराइटिस, बर्न्स, हाइव्स और एक्ज़ेमेटस रिएक्शन और पिगमेंटरी चेंजेस। अब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है कि मतलब जो भी कोई केमिकल है, सब्सटेंस है, जब भी आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसकी वज़ह से उसकी स्किन में इन्फ्लेमेशन या फिर अदर्स प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंस जिसमें
अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एलर्जी देखने को मिलती है, कुछ ऐसे होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं जो ज़्यादा इरिटेंट देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अब क्लिनिकल में देखना 3 एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, ठीक है? एक्यूट मतलब अभी कोई पॉइज़न कॉन्टैक्ट में आए तो क्या, और अगर थोड़े समय बाद आए तो क्या, और बहुत लंबे समय से कॉन्टैक्ट में आ रहा था तो क्या? मैनेजमेंट में क्या है, अगर आपको पता है कि जिस एलर्जन से आपको मतलब कुछ ऐसे एलर्जन से आपको एलर्जी होती है तो उससे दूर रहना है, और अगर कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो हाथ को वॉश करो और कुछ मेडिसिन यहाँ पर ले सकते हो। फिर आता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। देखो, आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट होती है, अगर आपने यहाँ पर चतुर्विंशति उपक्रम अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग चरक चिकित्सा स्थान 23 के अंदर जो आया था, मैंने चतुर्विंशति उपक्रम जो कि हम पढ़ा चुके हैं आपको, चैप्टर नंबर 2 ऑफ अगस्त तंत्र। तो जिसमें क्या था, हमारे 24 प्रकार के उपक्रम बताए गए थे विष के लिए। तो यहाँ पर भी क्या कराना, विरेचन करा सकते हो, रक्त मोशन करा सकते हो, और इंटरनल औषधि दे सकते हो, लेप करा सकते हो। जैसे विरेचन के अंदर, विरेचन किससे कराते हो भाई, ऑब्वियस सी बात है, तो अरंडी के तेल से कराते हो या त्रिवेद चूर्ण से कराते हो, ठीक है? रक्त मोचन किससे कराओगे, जलों का चिकित्सा से करा सकते हो, वही लीच थेरेपी। और इंटरनल मेडिसिन में आप यहाँ पर पंचतिक्ता घृत दे सकते हो, महातिक्ता घृत दे सकते हो, और लेप के अंदर आप यहाँ पर चंदन आदि लगा सकते हो क्योंकि ठंडा होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर आयुर्वेदिक भी चिकित्सा कर सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अव्यंग विष। मतलब देखो, यहाँ पर कह रहा है कि साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे और किस तरह से मैनेज करेंगे अव्यंग विष। मतलब जैसे अव्यंग आप किससे कराते हो, आप सर तेल से मर्दन करते हो, तेल से तो अव्यंग कराते हो पूरी बॉडी पे। तो उस तेल में अगर हम कोई विष मिला दें, उसमें विष मिला हुआ हो, या फिर लेप विष जिससे आप लेप कर रहे हो उसमें कुछ मिला हो, वस्त्र विष जिस वस्त्र को आप पहन रहे हो उसमें अगर विष मिला हुआ हो, और पादुका विष चप्पलों को, जूतों को, जो भी आप पहन रहे हो, ठीक है? तो उसमें अगर विष मिला हो तो क्या लक्षण देखने को मिले, आवाहन विष मतलब जो कोई आप ज्वेलरी पहन रहे हो, सोना चांदी, प्लेटिनम, जो भी आप पहन रहे हो उनमें अगर विष मिला हुआ हो तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे और कैसे आप उन्हें मैनेज करोगे। तो उसका आता है, पहला आता है अव्यंग विष। देखो, पहले इसका मतलब समझ लीजिए अव्यंग विष, ठीक है? अव्यंग विष क्या होता है कि इसमें जो विष होता है वो अव्यंग की वजह से होता है। मतलब कह रहा है कि अव्यंग किससे कराते हो, तेल से कराते हो। अगर तेल में कोई आप पॉइजन मिला देते हो और उसको अगर आप अपने शरीर पे मल लेते हो, लगा लेते हो, तो उसकी वजह से आपके शरीर में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला बोला, स्पॉट मिलेगा, मतलब वही ब्लिस्टर वगैरह, पीड़ा मिल सकती है, और आपकी पूरी बॉडी से स्त्राव यानी सिक्रेशन देखने को मिल सकता है। भाई जब मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा बहुत भी कोई पॉइजन स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ऊजिंग आउट हो सकती है, मतलब सिक्रेशन निकल सकता है। और अगर आप पूरी बॉडी से लगा रहे हो तो पूरी बॉडी से निकल सकता है, पूरी बॉडी पे लगा रहे हो, और जब जब कोई पॉइजन हमारी बॉडी में लगता है तो क्या होता है, पाक होता है, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है? और जो वहाँ का मांस होता है वो फट जाता है। अगर आपने नॉर्मल स्नेक बाइट देखा होगा तो नॉर्मल स्नेक बाइट में क्या होगा, जहाँ पर वो काटता है ना, वहाँ पर बिल्कुल स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, मांस बिल्कुल फटा सा हो जाता है, पीड़ा होता है, फोड़े फुंसी भी पड़ सकते हैं। तो वो सारे लक्षण यहाँ पर अव्यंग विष के अंदर भी है, क्योंकि विष तो सेम ही होता है चाहे वो कैसा भी विष हो, ठीक है? तो उसका मैनेजमेंट क्या है, शीतंबु सेचन, मतलब वही है कि ठंडे पानी से आपको नहलाना है, सेचन करना है। परलेप मतलब देखो, दो होता है ना, एक परदेह होता है, एक परलेप होता है। परलेप मतलब पतला वाला लेप, चंदन का लगाना है, तगल का लगाना है, उसीर का लगाना है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। और विष कैसा होता है, पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर पान का सेवन कराना है, कपित रस होता है जिसको गौमूत्र के साथ आपको सेवन कराना है, ये उसका मैनेजमेंट होता है। फिर आता है लेविस। लेविस में भी ये लेप की तरह लगाते हैं। तो जो जो लक्षण अव्यंग विष के, भाई लेप क्या होता है, लेप मतलब चंदन का लेप लगा लिया, या फिर उसीर का लेप लगा लिया, या फिर जो भी आपको मिल रहा है उसका भी आप लेप लगा सकते हो, ठीक है? आजकल तो दही, मुल्तानी मिट्टी, ये सब लेप आप लगाते हो। अगर उनमें अगर पॉइजन है तो उनके जो लक्षण आएंगे वो अव्यंग विष के समान आएंगे। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो उत्साधन करना, परिषेक कराना, कषाय अनुलेपन कराना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आता है चतुर्विंशति तो आपको पता है। देन उसके वस्त्र विष के अंदर जो भी अव्यंग विष के लक्षण है वो आ जाएंगे। और इसका मैनेजमेंट क्या है, लेप विष की तरह। जो लेप विष का मैनेजमेंट है यानी उत्साधन करना, परिषेक कराना, कषाय अनुलेपन। भाई कषाय अनुलेपन मतलब कि आपने कसाई चीज़ों का अनुलेप करना है। परिषेक मतलब कि वही आपको वहाँ पर पानी वगैरह उसके लिए परिषेक करना है, उसको ऊपर स्प्रिंकल करना है, इस तरह से। देन आता है पादुका विष। पादुका विष के अंदर क्या है, सौंफ, स्त्राव, स्वाप, पादो, स्फोटजनन, ठीक है? तो मतलब वही सेम जो भी विष के आते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा, स्वेलिंग होगी, पाद मतलब जो पैर हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे, और इसमें ब्लिस्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मैनेजमेंट सेम अव्यंग विष की तरह ही है,
ठीक है? अवरण विष, दाह, पाक, अवधारण्य हो सकता है, मैनेजमेंट अव्यंग विष की तरह। सेम, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक याद कर लो, सभी को आप अपने थोड़े से फिर लिख सकते हो। मैं चाहूँगा अव्यंग विष का आप कर लेना और सभी का मोस्टली सेम सा ही है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। देन इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल एलर्जी की। भाई जो भी पॉइज़न है भाई, पॉइज़निंग की अगर हम शुरुआत में ही पढ़ा है कि पॉइज़निंग की वजह से क्या-क्या लक्षण होते हैं, कौन-कौन से वेग होते हैं, क्या गति होती है, सब कुछ तो पढ़ चुके हैं पॉइज़न के बारे में। तो क्या आपसे 2 लक्षण नहीं लिखे जाएँगे पॉइज़न के? भाई पॉइज़न है, अगर आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो क्या? अगर आपके यहाँ पर पैरों में लग रहा है पॉइज़न तो क्या? अगर वस्त्रों में लग रहा है, वस्त्रों के लगने की वजह से तो क्या? तो पॉइज़न के जो भी है आप लिख सकते हो। केमिकल एलर्जेंस, केमिकल एलर्जेंस में क्या होता है कि एक एलर्जेंस आर द सब्सटेंस दैट मे कॉज हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन द इम्यून सिस्टम। तो एलर्जेंस क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हाइपरसेंसिटिविटी हो जाती है आपके इम्यून सिस्टम के अंदर। कैसे होता है? देखो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे मान लो कि किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है। अगर पोलन ग्रेन आपकी बॉडी में चला गया, प्रोस्टाग्लैंड नहीं है, पोलन ग्रेन है, आपकी बॉडी में चला गया, तो उसकी वजह से आईजीई एंटीबॉडी सिक्रिएट होती है। आईजीई एंटीबॉडी से ज़्यादा सिक्रिएट होती है तो वो मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि वो क्या करे, हिस्टामिन रिलीज करे। कि मास्ट सेल क्या करती है, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज कराता है और इस हिस्टामिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके अंदर आ गई, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ने पहली बार इस पोलन ग्रेन को देखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस हो जाएंगे और जिसकी वजह से एनाफिलाक्टिक शॉक वगैरह से देखने को आपको मिलता है। ठीक है? तो इसमें क्या करना है आपको, तो यही है कि ये केमिकल एलर्जी डेवलप व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू ए केमिकल। मतलब किसी भी केमिकल के लिए कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाए। ठीक है? तो केमिकल लेवल जैसे आपने देखा होगा ना, क्लास 12th के अंदर भी देखा होगा। ठीक? तो केमिकल लेवल एलर्जेंस कॉज एलर्जीज। तो मतलब जिन जो भी केमिकल लेवल क्या है एलर्जी तरह उसको आप मतलब देखो, केमिकल देखो, मतलब क्या एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस वही है जो भी आपको यहाँ पर एलर्जी प्रोड्यूस करे। भाई एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस वही है जिसकी वजह से आपको एलर्जी रिएक्शन देखने को मिले। अब सभी के लिए अलग अलग एलर्जेंस होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पोलन ग्रेन एलर्जेंस होता है या फिर जो डस्ट है वो भी एलर्जेंस हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो कि डस्ट, जो बच्चे बाहर रहते हैं मेट्रो सिटी वगैरह में, उनके लिए डस्ट एक एलर्जेंस की तरह काम करे, केमिकल की तरह काम करे, जबकि मेरे लिए काम नहीं करेगा क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ। तो किसी के लिए भी कोई भी चीज़ केमिकल की तरह एलर्जेंस की तरह काम कर सकती है। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी केमिकल एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस करा रहा है वही एलर्जेंस है। इतना कह देना, ठीक है? अब इसके सिम्टम्स क्या है कि रेड और स्कैली स्किन, ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, बर्निंग देखने को मिलेगी, इचिंग, स्वेलोन आई देखने को मिलेगा फेस पे भी, स्किन रैशेस, डिससेफिनिया, वीजिंग और कफिंग। तो ये सारे आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो पहला प्रिवेंशन क्या है कि हेल्थी लाइफस्टाइल। ये आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखिए, ठीक है? अब ऐसा मत करिए आप जंक फूड ही खाते रहिए। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपकी वैसे ही बेकार हो जाएगा। अवॉइडेंस यूजेज ऑफ एलर्जीज कॉजिंग प्रोडक्ट है, तो इनसे आपको दूर रहना है। जो भी आपको ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको दूर रहना है। बैलेंस न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। हेल्थी फूड हैबिट, अच्छा खाना खाना है। इम्यूनिटी को डेवलप करना है। सारी वैक्सीन लेनी है और हर जगह के इन्वायरमेंट में आप कोशिश करो कि बाहर निकलो, ऐसे नहीं अपने कमरे में ही बंद रहते हो। तो इससे क्या होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। जब आप बाहर एक्सपोज करते हो तो आपकी बॉडी में अलग अलग एंटीजन्स आते हैं, अलग अलग पोलन ग्रेन्स आते हैं, अलग डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, तो उनको आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है? तो जब से जो छोटा बच्चा होता है उसे इतना ज़्यादा मिट्टी में, धूल में ये खेल लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको जल्दी-जल्दी बुखार भी आता है क्योंकि उसको पहली-पहली बार आ रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसकी कहीं न कहीं इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है? ताकि बाद में उसे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। और वहीं कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको जिसको पेरेंट्स बिल्कुल धूल-मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, तो फिर बाद में पता लगता है इसको छोटी-छोटी चीज़ें एलर्जी हो जाती है कि कहीं धूल उड़ी तो उसको एलर्जी हो गई, नाक बहने लग गई, छींक आने लग गई, रेड हो गई, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है? देन उसके बाद हम बात करते हैं 4 मेजर टाइप्स ऑफ हेल्थ इफेक्ट ऑन द स्किन। तो केमिकल एलर्जन से 4 मेन प्रकार के हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलते हैं स्किन पे। जैसे कि पहला लोकल इफेक्ट देखने को मिल सकता है, सिस्टम पे भी देखने को मिल सकता है, सैनिटाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, कंबाइंड भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखो, पहले होता है लोकल इफ़ेक्ट, मतलब कि ऐसा केमिकल जो आपके हाथ में लगा, पैर में लगा, नाक में लगा, मुँह पे लगा, तो वहीं पर इफ़ेक्ट दिखा रहा है, ठीक है? जैसे ड्राइंग, चेंज इन स्किन कलर, मतलब जहाँ पर भी लग रहा है वहाँ पर रूखापन कर दे रहा है, स्किन के कलर को चेंज कर दे रहा है, वहाँ पर इरिटेशन करवा रहा है, कोरिजन है एंड क्लोरिन एक्ने है एंड स्किन केयर, तो ये सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इनको समझना है तो इनको समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो कुछ केमिकल्स होते हैं तो उन केमिकल्स की वजह से आपके हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर 4 प्रकार के मेन इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला लोकल इफेक्ट, जैसे तो ड्राई।
अब मान लो कुछ आप ऐसे केमिकल यूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ ऐसी साबुन्स होती है, ठीक है? कुछ ऐसी साबुन्स होती है या फिर ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी का जो नॉर्मल कलर, नॉर्मल जो ऑयल है, नॉर्मल जो मॉइस्चर है, उसको भी रिमूव कर देते हैं। जैसे आपने देखा कुछ अगर ऐसी साबुन्स होती पहले कि अगर आप उनसे हाथ धोते हो तो आपकी बिल्कुल पूरा हाथ कैसे होता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है? आजकल उनमें मॉइस्चराइज़र भी ऐड कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसे थे जैसे आपने वॉश करते हो तो बिल्कुल आपके हाथ कैसे हो जाती है, बिल्कुल सूखे-सूखे से हो जाते हैं, तो ड्राइंग भी कर सकते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, आपके जो भी नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं आपकी स्किन से रिमूव कर देते हैं ऐसे केमिकल्स। फिर आता है चेंज इन स्किन कलर। तो यहाँ पर स्किन कलर में चेंज हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो आपके स्किन कलर को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो सोशल मीडिया वगैरह पर, कि अगर कुछ ऐसे कुछ किसी लेडीज़ ने ऐसे कुछ केमिकल्स लगाए अपने फेस पे जिसकी वजह से उसका जो नेचुरल कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है? नेचुरल कलर चेंज करने का मतलब है उसने उसकी स्किन को हार्म कर दिया, तो उसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो गई। या फिर कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट होते हैं जिसकी वजह से भी जो परमानेंट चेंज हो जाता है स्किन के कलर में, ठीक है? कुछ केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। फिर हम बात करते हैं इरिटेशन की। इरिटेशन क्या है कि भाई वही सेम बात है, अगर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आपको यहाँ पर रेडनेस, क्रैकिंग, मतलब ऐसे बिल्कुल फटे-फटे से मिल रही है, क्रैकिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। ऐसे केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से तो वो सारे इरिटेंट्स होते हैं। अब इसकी कुछ काज क्या हो सकती है, जैसे कुछ साबुन्स है, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपको इरिटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है? देन इनकी वजह से इरिटेशन हो सक प्रोवाइड मतलब नहीं, मतलब इरिटेशन हो सकती है। फिर आता है कोरेजन। अब कोरेजन क्या होता है, मतलब ये आपकी स्किन में सीवियर डैमेज कर सकते हैं, आपकी स्किन को सीवियर डैमेज कर सकते हैं। अब कोरेजन क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कलीन हो गया, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, जो आपकी स्किन को सीवियरली बर्न कर सकते हैं। तो इन इन इनसे क्या होता है, आपकी स्किन पे स्कार वगैरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक? देन होता है क्लोरीन एक्ने, मतलब वही इनकी वजह से क्या होता है, अ मतलब ये जो क्लोरीन है वो आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, उसमें आपको एक्ने वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है? और जो ये क्लोरीन कंपाउंड है, ये क्लोरीन कंपाउंड आपको बहुत सारे कुछ पेस्टिसाइड्स हैं उसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक? देन उसके अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको सुश्रुत का, कि जो क्लोरीन होता है, कि क्या नॉर्मल वाटर में क्लोरीन होता है या फिर जो सिविक ट्रीटमेंट प्लांट होता है? चल इतना ही बता दो, क्या नॉर्मल वाटर में क्लोरीन होता है या नहीं होता है? ठीक है? अगर आपने संस्कृत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है? अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिख देना, और पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं ये तो देखूँ कि कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और कितने नहीं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे। स्किन केयर, गूगल पे कोई सर्च नहीं करेगा, नहीं पता है तो सीधे कमेंट में पूछना। स्किन केयर, ठीक है? अब मतलब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, स्किन केयर नहीं होगा, ये स्किन कैंसर होगा। पेन भी नहीं चल रहा है। स्किन कैंसर, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो जिनकी वजह से आपको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी वो आपकी नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो जब रोड बना होता है तो रोड पे जब वो कोल बिछता है, कोल तार बिछता है, मतलब जो रोड बनता है ना उसको हम कोल तार बोलते हैं, जो सड़कों पे पड़ता है ताकि जब सड़क बनती है तो वो अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो भी आपको यहाँ पर एक कार्सिनो इफेक्ट, कैंसर वगैरह जैसी स्किन देखने को मिल सकती है। फिर आता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं स्किन के अंदर, मतलब कि सिस्टमैटिक के अंदर क्या है, कुछ केमिकल आपकी स्किन पे जाते हैं, स्किन से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर आता है सेंसिटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ केमिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज होता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी अमाउंट में ही उसको उससे एलर्जी हो सकती है, ठीक है? एंड देन उसके बाद आता है कंबाइंड इफेक्ट। मतलब कंबाइंड इफेक्ट मतलब ये है, कुछ ऐसे केमिकल की वजह से जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे कि सीमेंट है। सीमेंट यहाँ पर एक केमिकल है, एलर्जेंस की तरह काम कर रहा है, केमिकल की तरह काम कर रहा है, कि जो भी ऐसे लोग हैं जो सीमेंट की फैक्ट्री में या फिर सीमेंट को उतारने का काम करते हैं, तो जिन जहाँ आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल ऐसे सीमेंट उड़ता हुआ सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको कंबाइंड हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस। तो ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस क्या होता है, मतलब जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उस काम करने की वजह से, मतलब उस काम कुछ ऐसा एक्सपोजर होता है, कुछ ऐसे एलर्जेंस का, जिसकी वजह से आपको ये एलर्जेंस है स्किन में देखने को मिल रहा है। देखो, ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस आर द एलर्जेंस डेट विच टू विच एक्सपोजर एट विच वर्क में अकर। मतलब कि जहाँ पर वो वर्क कर रहा है ना, वहाँ पर उसके एक्सपोजर में कुछ एलर्जेंस होता है, ठीक है? जैसे कि अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे
जैसे कुछ ऐसे लोग जो पत्थर तोड़ते हैं, ठीक है? अब पत्थर तोड़ते हैं, तो मान लो कि उसके जो पत्थर तोड़ने की जो धूल है, वो भी उसके आपके क्या एलर्जेंस की तरह काम करता है। मतलब ऐसा एलर्जन जो कि ऑक्यूपेशनल की वजह से है। भई पत्थर तोड़ने की वजह जो पत्थर तोड़ रहा है व्यक्ति कोल को तोड़ रहा है, खुदाई कर रहा है मतलब खानों में से, तो वो सब क्या है, कहीं न कहीं उनकी वजह से वो एलर्जेंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? जैसे कोई साफ-सफाई कर्मचारी वाला है, वो सड़कों को साफ करता है, तो वहाँ से जो धूल आ रही है, तो उनके ऑक्यूपेशन की वजह से जो एलर्जेंस होते हैं, ठीक है? उससे कॉज़ इनके कारण इनकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, राइनाइटिस और यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ देखने को मिल सकती है। ठीक। एंड देन उसका एग्जांपल क्या है कि जैसे फ्लोर डस्ट हो गया, एनिमल की स्किन हो गया, ये ऑक्यूपेशनल एलर्जन की तरह है कि फ्लोर डस्ट मतलब फ्लोर डस्ट करने वाला है। कुछ एनिमल मान लो कुछ ऐसा है व्यक्ति जो एनिमल को केयर करता हो, तो एनिमल की स्किन से भी आपको एलर्जेंस हो सकता है। रबर, लेटेक्स, पेंट्स और एडिसिव्स हो गया जो पेंट वगैरह में काम करता है। निकल गोल्ड हो गया, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव जो कि कॉस्मेटिक एंड पेंट्स में ऐड किए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको एलर्जन देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में क्या है कि ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस हैव टू एंड आइडेंटिफाई। तो पहले क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो एलर्जेंस है वो ऑक्यूपेशनल है या अदर है। अगर ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस है तो आपको अपना ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी होती है। टेक मेजर टू कंट्रोल ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस है उसको आपको कंट्रोल करना होगा, ठीक है? पहले तो कंट्रोल ही करेंगे भाई, कौन अपनी जॉब को छोड़ना चाहेगा? उसके बाद अगर नहीं होता है तो ये फर्दर स्टेप लिया जाती है। पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या है कि आप फेस मास्क कर सकते हो कि अगर आप पत्थर तोड़ रहे हो, कोयल तोड़ रहे हो, तो आप अपने चेहरे पे फेस मास्क लगाए रखो, ठीक है? रबर ग्लव्स लगा सकते हो, ठीक है? ताकि आपकी स्किन में इन्फेक्शन ना हो। फेस पे शील्ड लगा सकते हो, एप्रन पहन सकते हो। एप्रन मतलब देखो कि जो भी यहाँ पर हैं एक्स-रे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करते हैं, तो वो कुछ यहाँ पर अपना एप्रन पहनते हैं, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। अब ये भी आप मुझे बताना वो कि वो ग्रीन कलर का ही कुछ ऐसा क्यों पहनते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका क्वेश्चन है। तो ये पहनते हैं ताकि जो भी रेज़ होती है वो डायरेक्टली उनकी बॉडी पर ना आती, क्योंकि वो उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है जो ग्रीन कलर का वो पहनते हैं। फिर कुछ गॉगल्स होते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कुछ जो जो लोहे का काम करते हैं वो वेल्डिंग का काम करते हैं तो वो गॉगल्स वगैरह पहने रखते हैं। देन फिर स्किन और फिर यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन बताया गया है कि स्किन को आपको क्या रखना है कि जब भी आपका वर्क हो जाए तो स्किन को साफ-सुथरा रखना है, ठीक है? कुछ हेल्थ मॉनिटरिंग लेनी होती है, ठीक है? देन इसके बाद हमारा आता है डर्मेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द दूसरी विष एंड घर विष, ठीक है? तो दूसरी विष और घर की विष की वजह से आपकी स्किन में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो ये चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, 10 नंबर में, तो आपको दूसरी विष और घर विष सारा लिख देना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? ऐसे से यहाँ भी मैं बताऊँगा, लेकिन जो भी अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही दूसरी विष गर्विश, जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि दूसरी विष क्या होता है और गर्विश क्या होता है, ठीक है? वैसे तो मैं बताऊँगा कि इसका स्किन पे चेंजेस क्या-क्या होता है, ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आपको दूसरी विष और गर्विश में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि कम से कम 90% बच्चों को दूसरी विष, गर्विश का नहीं पता होगा। अगर मैं बता दूँगा तो फिर से वो 90% बच्चे भूल जाएँगे। इससे बेटर है कि आप इस पे थोड़ा रिसर्च करो, आप गूगल से चेक करो, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उस वीडियो को फिर से देखो, ठीक है? ठीक, तो अब हम बताते हैं दूसरी विष क्या होता है। देखो दूसरी विष तु शोणितम दुष्टम अरु किरीटम कोटलिंगम च विषम एकम दोषम संदूष्य हर्त्यम शून्यव्ययम्। चरित्र की सेशन 23 का श्लोक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरी विष होता है वो आपके शोणित को यानी आपको रक्त को दुष्ट करता है, शोणित को दुष्ट करता है। शोणित का किसका पर्याय होता है? रक्त का। तो दूसरी विष आपके रक्त को दूषित करता है और आप जानते हो जब-जब आपका रक्त दूषित होता है तो आपको स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अरुक्रीटम कोट, ये सब स्किन डिसऑर्डर देखने को मिल रही हैं। विषम एकम दोषम संदोषम हरित्यम शून्य एवं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये तीनों दोषों को प्रकोपित कर देगा और तीनों दोषों को प्रकोपित करके आपका हर्त्यु सु तो मतलब जो भी आपका मतलब यानी कि वो आपकी मृत्यु कर देगा, मृत्यु का नाश कर सकता है, ठीक है? मृत्यु का कारण होता है, मृत्यु का कारण कर सकता है। तो पहले बताया है कि दूसरी भी रक्त को दूषित करते हुए त्वचा में उरु, किटिव और कोट आदि जैसे लक्षण उत्पन्न करता है और त्रिदोष विकार उत्पन्न करता हुआ अंत रोगी की मृत्यु का कारण बन जाता है, ठीक है? बन सकता है। फिर गर्विश की बात करते हैं, तो गर्विश के अंदर क्या है कि आपको रैशेज़, स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, इचिंग, इरिटेशन, स्किन स्किन अल्सर एंड लेशन देखने को मिलेंगे, हेयर, नेल एंड चेंजेस देखने को मिलेंगे, हेयर नेल चेंज देखने को मिलेंगे, डर्मेटिस एंड एक्जिमा एंड फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है? फोटो सेंसिटिव मतलब किसी भी लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, तो ये चीज़ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन वही है 2 से 20 घर, मैं बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर इनको अच्छे से याद रख सको। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा।
अगर आपको दूसरी भी सर्विस नहीं पता लगता है, वैसे आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसको बता दूंगा, आपके कमेंट के अंदर भी इसको बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से रिसर्च करो। देखो, टीचर का काम होता है हमेशा आपको बताते चलना, पढ़ाते चलना। उन चीज़ों को आप कितना रिवाइज करते हो वो आपके सेल्फ डिपेंडेंट पे बात करती है, ठीक है। तो आप कितनी बार उनकी प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार रिवाइज करते हो, और अपने की तरह से कैसे एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो वो ज़्यादा बेटर होती है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको इन चीज़ों को अच्छे से पता ही, आप नीट का एग्जाम सभी लोग दे चुके हो, आपको पता है कि ठीक है टीचर आता है बताता चलता है। डिपेंड करता है कि हम बाद में उसको कितना रिवाइज करते हैं, ठीक है। टीचर सभी अच्छे होते हैं, बस बात ये होती है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करो अच्छे से, और कितनी बार अपनी तरह से एनालाइज करो। तो हम बात कर रहे थे डर्मेटोलॉजी का मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द गर्विस। गर्विस ये तो हम बात कर चुके हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था ड्यू टू बाइट्स एंड स्टिंग, ठीक है। ये आप देख लेना। देखो, हमारा टॉपिक था, मतलब जो भी आपने देखा होगा, जो भी मधुमक्खी होती है, ततैया होती है, मुहाड़ होती है, जिनको आप इंग्लिश में कुछ कुछ बोलते हैं, हाइव्स बोलते हैं, ठीक है, हनी बीज बोलते हैं। तो वो सब होती है, अगर वो आपको काट लेती है, ठीक है, अगर वो आपको काट लेती है, तो उन काटने की वजह से आपकी स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर जो मधुमक्खी खा जाए, ठीक है, हनी बीज खा जाए, या फिर ततैया होता है एक वास्प जिसको हम बोलते हैं, वो खा जाए, ठीक है, मौत मौत मतलब जो भी है, अगर वो खा जाए, उसके बाइट करने से आपकी स्किन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है, जैसे एक चींटी भी खा जाती है, तो आपकी स्किन में क्या देखने को मिलता है कि आपकी स्किन में रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, इरिटेशन, और ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो बस वही बतानी है कि स्नेक ने काटा तो क्या, मधुमक्खी ने काटा तो क्या, मतलब वही चीज़ है। जैसे बाइट एंड स्टिंग सीवियरिटी, जो बाइट और स्टिंग है उनकी जो सीवियरिटी है वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, मतलब ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिसने काटा है, मतलब उसमें वही अकॉर्डिंग टाइप उसका पॉइजन कौन सा टाइप का था, और उस पर्सन की उसका सेंसिटिव क्या होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक मैं हूँ, मुझे कभी एक मधुमक्खी ने काटा था, और एक मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसको मधुमक्खी ने काटा, मुझे मधुमक्खी ने काटा, मेरे को केवल स्वेलिंग हुई। लेकिन जैसे उसको मधुमक्खी ने काटा, तो उसके पूरे शरीर में अर्टिकेरिया होगा, शीत पित्त होगा, दाफड़ दाफड़ से पूरी बॉडी पर पड़ गए, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, सेंसिटिविटी ऑफ पर्सन, कि वो पर्सन उसके लिए कितना सेंसिटिव होता है, ठीक है। और दूसरा कि अकॉर्डिंग टाइप ऑफ पॉइजन, मान लो कि उसको दूसरे मधुमक्खी ने काटा था, मुझको दूसरे ने काटा ना, जिसको मुझे ने काटा उसमें कम पॉइजन था, जिसको दूसरे ने काटा उसमें ज़्यादा पॉइजन था। वैसे तो कभी भी आपको अपनी चीज़ों ऊपर नहीं लेनी है, ठीक है, हमेशा जो समझना है दूसरे को ऊपर ही समझना है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्नेक की। तो स्नेक बाइट करने के बाद आपको लोकल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर हेमेटोलॉजिक टॉक्सिटी देखने को मिल सकती है, या फिर उसका वेनम आपके टिश्यू को डैमेज कर सकता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, और यहाँ पर ब्लड एंड अल्टर कर सकता है ट्रांसमिशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। वही वो डिपेंड कर रहा है ना, कि मान लो कि ऐसा पॉइजन है जो कि न्यूरोटॉक्सिक, मतलब ऐसा स्नेक है जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है उसके अंदर, या ऐसा है साइटोप्लाज्मिक है, या ऐसा है जो आपके ब्लड पे इफेक्ट करता है, तो अलग अलग प्रकार का। या फिर अगर कोई इंसेक्ट बाइट करता है, तो इंसेक्ट के बाइट करने की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर वो बाइट कर रहा है, मान लो कि आपकी स्किन में यहाँ पर बाइट कर रहा है इंसेक्ट, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर सलाइवा रिलीज करेगा, और उस सलाइवा को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर आपको रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग ऐसे स्किन में देखने को मिल सकती है। तो ये इसका कॉज भी बताया गया है। तो इसी के साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे तो छोटा ही चैप्टर था, लेकिन मैंने इसको डिटेलिंग में समझाया है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। और मैंने यही कोशिश करी है कि आपको इसके अंदर सभी चीज़ समझ में आ जाए। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, अगर आ गई है तो यार कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे कितने एफर्ट्स आपके लिए काम आ पा रहे हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब जरूर देना। मैं वेट करूंगा कि कौन कौन बच्चा सीरियसली उस वीडियो को देख रहा है, और कौन कौन सीरियसली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइज।